अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की और जिस तरह से जब से वहां पर एक तब्दीली रूनुमा हुई है, मुसलसल बात करते आ रहे हैं और अब इक़्तिदार संभालने के बाद जो मुख्तलिफ़ तकर्रियाँ थीं वो एक इंतहाई अहम मरहला था और अब उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुल आगा को वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ पर बनाया गया है, सदर इब्राहीम कायम मुकाम वज़ीर दाखिला हैं, हाजी मोहम्मद इदरीस को मरकज़ी बैंक का सरबराह मुकर्रर किया है और ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ तकर्रियाँ हो रही हैं। उसके बाद जिनको भी सरबराह वहाँ पर मुकर्रर किया जा रहा है वो तारुफ़ी मुलाकातें कर रहे हैं तमाम स्टाफ से और बार बार इनकरेज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तमाम तर स्टाफ अपने काम को लौटे। बहुत सारे लोग जो खौफ व हिरास में हैं या दफातर नहीं आ रहे, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से भी कहा गया है कि वो भी अपना काम उसी तरह से जारी रख सकती हैं जिस तरह से माजी में जारी रखा गया था। अब बज़ाहिर ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन है, मुख्तलिफ चेहरा है तालिबान का जो इस वक्त वो बातें कर रहे थे, अब उनको अमली तौर पर भी करके वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद फिर भी अवाम की ऐसी है जो अब भी खौफ में मुब्तला है। बहुत सारे लोग अब भी काबुल एयरपोर्ट पहुंचकर किसी भी तरह अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। बार बार आम माफ़ी का ऐलान करने, बार बार ये कहने कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। क्या वजह है कि बहुत सारे लोगों में आज भी खौफ है? और अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ इलाकों से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये कि बहुत सारी जगहों पर बहुत कम तादाद में तालिबान हैं, बहुत कम तादाद में चेक पोस्ट हैं, कहीं पर एक एक तालिब है और पूरे इलाके का कंट्रोल संभाला हुआ है और वहाँ पर अमन है और लोगों को भी कोई मुश्किलात नहीं है और किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। इसके साथ साथ जो वादी पंजशेर की ख़बरें आ रही थीं उस पर भी बार बार ये ऐलान किए जा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की लड़ाई में उलझा जाए, तालिबान ये नहीं चाहते, लेकिन अगर उनको कंट्रोल नहीं दिया जाता तो उनके पास आखिरी हल यही होगा। तो वो वायदे एक इलाका है जहाँ पर बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है कि हम कोई रेजिस्टेंस देखेंगे या हालात तालिबान के लिए या अदर वे राउंड मुश्किल हो सकते हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में इन होने वाली तब्दीलियों के हवाले से हम बात करें। इसके साथ साथ आगे बढ़कर हम कुछ जो सियासी मंजरनामा है यहाँ कर मैं चाहूँगा उस पर भी बात करें, क्योंकि एक तो 29 तारीख से अब एक तवील ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि एक हैपनिंग होने जा रही है जो PDM का जलसा है। गो के PDM से पीपल्स पार्टी बाहर हुई, ANP बाहर हुई और उसके बाद PDM की अपनी एग्जिस्टेंस पर बहुत सारे सवालात उठे। लेकिन अब एक चेंज ऑफ फेस है, मरियम साहिबा नहीं जा रही कराची, शहबाज शरीफ साहब कराची जाएंगे, इतवार के रोज़ ये जलसा होगा और उसके बाद कह लीजिए कि क्या कोई अपोजिशन एक सियासी मोमेंटम जो कि टूट चुका था उसको पकड़ने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें और इसके साथ साथ जो आज एक बात की जा रही है फवाद चौधरी साहब की जानिब से वो ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं चाहते कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को किसी भी तरह वोट का हल्फ दिया जाए। फिर कुछ तब्दीलियाँ ये करने जा रहे हैं जिनमें 60 दिन के अंदर हल्फ ना उठाने के हवाले से कुछ कावानीन है और ये ऑर्डिनेंस है बुनियादी तौर पर जिस पर काम हो रहा है। ये आएगा तो इसकी तफसीलात मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। लगारी साहब मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले इस वक्त चूँकि बाकी तो जो सियासी सतह पर मामलात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट या तमाम तर बयानात और चीज़ें कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होगा, ये वो एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। अब हम देख रहे हैं तकर्रियाँ हो रही हैं और ये जो खौफ व हिरास है, क्या ये आने वाले दिनों में अवाम में कम होता जाएगा जब तालिबान अपने एक्शन से बहुत सारी चीज़ें प्रूव करेंगे, या जो लोग खौफजदा हैं और समझते हैं कि तालिबान कभी नहीं बदलेंगे उनकी ये परसेप्शन शायद कभी चेंज ना हो? आप क्या समझते हैं? देखिए, मुख्तलिफ परसेप्शन रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के तर्ज अमल रहा है। हमने तालिबान को देखा, आज से 20-25 साल पहले देखा। मुल्ला उमर से मैं मिला था, मुल्ला उमर की टीम से मिला था, गवर्नर कंधार से मिला था और इनके मुख्तलिफ वज़रा से मिला था और उस वक्त काबुल का टेक ओवर नहीं हुआ था। वो एक सख्त गिर किस्म के लोग लगते थे। अगरचे मुल्ला उमर ना तो अपने रवैये से, ना अपनी शक्ल सूरत से, ना अपनी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा सख्त गिर लगते थे। उनका लहजा बहुत मुलायम, बहुत नरम, बहुत आराम से बात करने वाले, इस तरह लगते थे कि जैसे तो ये कभी किसी से झगड़े ही नहीं होंगे ज़िंदगी भर। तो लेकिन बाकी जो दीगर लोग थे, मतलब एक गधा गाड़ी जा रही थी, गधा गिर गया, मैंने कहा कि मैं इसकी तस्वीर बनाता हूँ, मुझे रोक दिया उनके वज़ीर, उनका ओहदा क्या था, अमर बिल मारूफ, वज़ीर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर।
उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप तस्वीर नहीं बना सकते, किसी जानदार की आप तस्वीर नहीं बना सकते। मैंने कहा भाई वो गिरा हुआ है, कम से कम एक तस्वीर है, इससे क्या होगा अगर गधे की तस्वीर बना रही। तो उन्होंने कहा नहीं बना सकते। अब तो तालिबान आते हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, और कैमरे के सामने बैठकर गुफ्तगू करते हैं, उनको ज़रा सा भी वो नहीं होता है। वो तालिबान ये इस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि जो शक्ल अपनी नहीं दिखाना चाहते थे उन्होंने शक्ल दिखाई। अब हमें मुल्ला उमर साहब ने भी वो अपनी कोई तस्वीर नहीं बनाने दी। हमारा ये भी था, हमने इसरार भी किया कि जी हम ये छापेंगे नहीं। उनने कहा कुछ भी हो जाए तस्वीर नहीं बनानी है, और लेकिन उनने बहुत मुलायम लहजे में बहुत आराम से उन्होंने ये बात की थी। उनके बाकी लोग थे, कमांडर अख्तर उस्मानी का मैंने इंटरव्यू किया उस वाक़े के 10 साल बाद, जब हमारी मुलाकात हुई थी 95 में। फिर 2005 में ये काबुल का टेक ओवर हो चुका है, करज़ई आ चुके हैं, करज़ई को 5 साल गुजर चुके हैं, 4-5 साल गुजर चुके हैं। फिर मेरी उनकी मुलाकात होती है, इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा दुनिया में उसका इको होता है, दुनिया भर में वो देखा जाता है। और उसी वक्त अभी इंटरव्यू चल ही रहा है कि उसके आधे घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। वहाँ CNN पर डिबेट शुरू हो गई, BBC में डिबेट शुरू हो गई। और वो इंटरव्यू जो था कमांडर अख्तर उस्मानी का था। और पहले जब मैं सर्च कर रहा था कि कमांडर अख्तर उस्मानी कितना गूगल पर मौजूद है, तो वो एक लाइन थी कि मुल्ला उमर ने अपनी वफ़ात की सूरत में इनको अपना नायब मुकर्रर किया है। लेकिन उसके बाद उस रात जब इंटरव्यू चला तो उसके बाद 19,000 हिट्स जो थी वो एक रात की थी। अब क्या पीकिंग रेडियो, क्या पीकिंग टीवी, क्या राइटली सेट। तो लगारी साहब, यानी कि आप समझते हैं कि ये बदले हुए तालिबान हैं, ये अब वो तालिबान नहीं है, ये वाकई बात नहीं, ये बिल्कुल एक तब्दील शुदा है। लेकिन मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही, अगर ये इनकलाब है तो इनकलाब का एक चक्की चलती है। इनकलाब अपने तौर पर तमाम उन लोगों का जो बाला दस्त होते हैं उनका सफाया करता है, और जो दूसरे लोग इनकलाबी होते हैं उनकी जगह लेते हैं। ये उसी सिस्टम को, स्टेटस को मेंटेन करते हुए ये उसको डेमोक्रेटिक, या इसको सिस्टम का भी नाम नहीं दिया जा सकता, किस तरह वो चलाना चाहते हैं ये बात समझने से बालातर है। वो लोगों को बुला रहे हैं, क्या है, अपने ऑफिसर में बैठे हैं, अपना काम करें। तो अगर सिस्टम कोई मौजूद था तो वो सिस्टम अपने आप अपना इसरार करेगा कि वो अपना रिवाइवल करे। अगर ये नया सिस्टम लाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रही है। बहुत सी चीज़ें अभी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। क्या यह इनकलाबी हैं, या ये इनकलाबी से आगे कोई और चीज़ हैं, या ये इनका वो जो होगा रिवर्स लगेगा, बैक की तरफ जाएंगे, और जो सिस्टम था उसी को साथ लेकर चलेंगे। राइट, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनमें अभी तक इब्हाम है, क्लैरिटी नहीं है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब की जानिब बढ़ूंगा। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सवालात के जवाब उनके पास नहीं है वाज़े तौर पर, कि क्या इलेक्शन होंगे कभी अफ़गानिस्तान में, क्या तालिबान अवाम का वोट लेकर आएंगे, क्या ये इसी तरह काबिज़ रहेंगे, कोई एक शख्स फैसले लेता रहेगा, ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये कितना ड्यूरेबल है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये सारा का सारा निज़ाम जो इस वक्त वहाँ पर हम देख रहे हैं? जैसे नगारी साहब ने फरमाया, मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान तब्दील शुदा तालिबान है। आज भी उनमें हार्ड लाइनर हो सकते हैं, आज भी उनमें फैनेटिक्स हो सकते हैं, राइटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि 1996 से 2001 का जो तालिबान का अरसा था अफगानिस्तान में हुक्मरानी का, तो आज का तालिबान भी बिल्कुल मेनूवान वैसे ही है, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, वैसे भी असलान चूंकि देखें एक तबाह हाल बर्बाद फेल्ड रियासत है अफगानिस्तान, और मुसलसल पिछले 40-50 साल से, उससे पुरानी जंगें तो निकालते, लेकिन ये पिछले सोवियत यूनियन के जमाने से लेकर आज तक, अब अगर वहां पे हमें कुछ स्टेबिलिटी के इम्कानात नजर आ रहे हैं, और एक ताकतवर गिरोह जो बजोरे ताकत इक़्तिदार जिसने हासिल किया है, ये भी तो हो सकता था कि वो ताकत के नशे में बदमस्त होकर आज सब कुछ तहस नहस कर रहे होते, वो जलाओ गिराव कर रहे होते, वो सरेआम लोगों को कत्ल कर रहे होते, वो अपने दुश्मनों का ताकुब करके पूरे घरों से निकाल कर और उनकी गर्दनें काट रहे होते। ये भी तो हो सकता था, तारीख में ऐसा हुआ ना
जब मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया तो उन्होंने यही किया। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं। तो एक तो अच्छी बात यह कि वो ताकत के नशे में बदमाश नहीं हुए। उन्होंने सुपर पावर को और उसके इत्तेहादियों को, उसके दुमछल्लों को शिकस्त दी। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन वो बहुत कंपोज्ड उनका बर्ताव है, बहुत डिसिप्लिन वो लग रहे हैं। और फिर इससे बड़ी बात क्या कि उन्होंने कहा कि हम आम माफी का ऐलान करें, और अमरुल्लाह सालेह की आम माफी, अशरफ गनी की आम माफी, वो हामिद करजई के साथ बैठ रहे हैं, वो गुलबदीन हिकमत यार के साथ बैठ रहे हैं। ये वो लोग थे कि जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे सारी जिंदगी, और शिमाली इत्तेहाद के लोगों के साथ वो बैठ रहे हैं जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे। हत्ता कि वो पंजशेर के अंदर भी, ये वो इलाका है जो ना सोवियत यूनियन फतह कर सके पंजशेर को, ना 96 से 2001 तक तालिबान फतह कर सके, आज भी वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, शक का फायदा देना चाहिए उनको, और हमें देखना चाहिए कि वो कब तक इस नज़्म ज़ब्त को या इस रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। हाँ, जहां वो भटकेंगे तो जाहिर बात है पूरी दुनिया बैठी है फिर छुरियां आले तेज करके और लोग उन पर तनकीद करें। राइटली सेड, लेकिन वो जब ऐसा करेंगे तो तब करनी चाहिए। अभी जो चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो पॉजिटिव हैं। ज़ैगम खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को? और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ें हो रही हैं, रियल टाइम में नहीं हो रही। जिस तरह से अमेरिका निकला, फिर जितनी तेज़ी से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला, अब तकर्रियाँ हो रही हैं, ये पूरी की पूरी एक पिक्चर ही फास्ट फॉरवर्ड है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। हाउ डू यू सी इट सर? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो वाक़यात की रफ्तार है अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ है। देखिए, अमीर साहब से बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में तो हमें हुस्न ज़न भी है उनसे, और हम उन्हें शक का फ़ायदा देने को भी तैयार हैं। और उसकी बुनियादी वजह है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत ख़त्म हुई, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी को मुश्किल बनाया और जिस तरह की पाकिस्तान दुश्मनी अख्तियार की, उसके बाद जो भी आता तो हमारा ये एक एटीट्यूड होना था, हमने एक साई ऑफ रिलीफ लेना था। लेकिन जो तालिबान का चैलेंज ये है कि क्या दुनिया उनके बारे में हुस्न ज़न रखेगी, क्या दुनिया उनके बारे में एटीट्यूड बदलेगी, और ख़ास तौर पर वेस्ट। और उसके लिए भी बहुत टाइम कम है। जैसे आपने फरमाया, जो स्पीड है ना जी, आप देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि अगले महीने सितंबर में अफ़गानिस्तान में खुराक के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जो माशी बहरान अफ़गानिस्तान में शक्ल ले रहा है वो इतना खौफनाक बहरान है। और यहाँ तो हम फास्ट स्पीड की बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना स्लो ट्रेन रैक, यानी एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, लेकिन हम सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, दुनिया इग्नोर कर रहे हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं अफ़गानिस्तान के, वो अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिए हैं। IMF फंड नहीं दे रहा, बैंकिंग निज़ाम उसका मुअत्तल है। अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त खुराक लेने के लिए, अद्वियात लेने के लिए और पेट्रोल लेने के लिए पैसे नहीं हैं। और उसका इतना बड़ा गैप है उसकी ट्रेड में, उसकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में, ह्यूज। सिर्फ $1 बिलियन की वो एक्सपोर्ट्स करता है और $7 बिलियन की वो इंपोर्ट्स करता है। और उसका अपना जो मामलात हैं कि हुकूमत सिर्फ 20-25% वसाइल खुद से पैदा करती है, 80% वसाइल बाहर से आते हैं। और अगर इन द शॉर्ट टू मीडियम रन उसे वेस्ट ने मदद ना दी, ये ज़हन में रखिए कि चाइना उस तरह की रकम नहीं दिया करता, रशिया रकम नहीं दिया करता। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान की जो मदद है वो वहाँ की सूरत हाल को बदल सकती है, अफ़गानिस्तान में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है, बट दैट इज़ मीडियम टू लॉन्ग रन, पर्टिकुलरली लॉन्ग रन। जो मीडियम टू शॉर्ट टर्म है उसमें बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनकी मदद चाहिए और मगरिब की मदद चाहिए। और वो तभी मदद करेंगे कि अगर वो 2-3 बातें जो बड़ी बड़ी कह रहे हैं उस पर तालिबान कुछ ना कुछ डिलीवर करें। पहली बात है हुकूमत साजी, कि उनकी हुकूमत कैसे होगी, क्या ये मुकम्मल तालिबान की हुकूमत होगी या ऐसी हुकूमत होगी जिसमें अफ़गानिस्तान के जो रंग हैं वो शामिल हों, हमाजियत हो, और जो उनके मुखालिफिन हैं वो भी शामिल हों। दूसरी बात कि क्या वो
सिक्योरिटी पर डिलीवर करेंगे, किसी मुल्क के लिए थ्रेट तो पैदा नहीं करेंगे, जो बार बार बात की जा रही है कि अभी भी उनके अलकायदा से ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में भी आपने सुना, हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्होंने भी कहा कि आप अपने वादे पूरे कीजिए। पाकिस्तान ने लिस्टें भी उनको दी हैं, दूसरे नेबर्स का भी मसला है। और तीसरी बात कि क्या वो ह्यूमन राइट्स पे डिलीवर करेंगे। मगरिब के लिए ये रेड लाइन है। अभी तक के तीनों फ्रंट्स पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन ये बहुत अर्ली पीरियड है, अभी बड़े के इम्तिहान बाकी हैं। उन्होंने आइन बनाना है, कानून बनाना है, पॉलिसियां बनानी है, डिलीवर करना। अगर उनका पांव फिसला तो अफगानिस्तान एक पहले जैसी घाटी में गिर सकता है। राइटली सेट सर, पॉइंट टेकन। यकीनन एक थिन लाइन है और इस वक्त एक इम्तिहान है तालिबान के लिए, और तालिबान किस तरफ इस सारे मामले को लेके जाते हैं, इस पर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि ये पूरा ख़ित्ता या तो उसमें बेहतरी आ सकती है या वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। लिहाजा सबके कंसर्न्स हैं जो इस खित्ते में हैं और ग्लोबली भी। यकीनन पूरी दुनिया इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे इस जो सियासी मंजरनामा है उस पर। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। कुछ बात इस वक्त हम करेंगे ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। ये हुकूमत EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की बात करती है। अब सवाल इसमें बड़ा वाज़ेह है जो बहुत सारे लोग उठाते हैं। एक तरफ तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हुकूमत ये कह देती है कि ये पीपल्स पार्टी नून लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुखालिफ हैं और ये चाहते ही नहीं हैं कि वो यहाँ के इंतखाबात में हिस्सा लें या उनको वोट का हक़ हो। दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन जिन ममालिक में हैं उनको वहाँ पर किरदार अदा करना चाहिए, उनको वहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। जिस तरह हम पड़ोसी मुल्क भारत की मिसाल लेते हैं कि उनकी नुमाइंदगी हम देखते हैं, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वहाँ पर ऐवानों में ज़्यादा होती है, तो पाकिस्तानियों को भी वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी तादाद के हिसाब से बढ़ाने की ज़रूरत है जब वो वहाँ पर है, ना कि वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में अपना वोट कास्ट करें या यहाँ पर शामिल हों। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा तीनों मेहमानों की मैं राय लूँ। लगारी साहब, आपसे आगाज़ करते हुए कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? और अब ये एक तवील अरसे से चलता आ रहा है और अब इसको बहुत एक सियासी रंग भी दिया जा रहा है, लेकिन सियासी रंग से हट के अमली तौर पर क्यों कोई रुकावट हो सकती है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर हाल में वोट का हक़ मिले? ये वोट का हक़ इसलिए मिले कि यहाँ पर कोई आदमी मुंतखब हो और वोट वहाँ से आए और यहाँ आकर उसका इंतखाब हो, क्योंकि यहाँ पर उसका वोट बैंक कैसा है उसका अंदाज़ा नहीं है, और वोट बैंक में कुछ बाहर से वोट आ जाएंगे तो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा। ये अगर ख्याल है तो इस तरह से नुमाइंदगी तो शायद उनकी नहीं हो सकेगी और उस नुमाइंदगी का उनको फ़ायदा भी नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर ऐसा करते हैं, मेरी एक तजवीज़ रही है कि जनाब UK में पाकिस्तानी एक सीट ले लें, यूरोप में एक सीट ले लें, अमेरिका में एक सीट ले लें, मिडल ईस्ट में एक सीट ले लें और हमारे फार ईस्ट में एक सीट ले लें। 2 सीटें जो भी है वो हुकूमत वो प्रोपोर्शन मुकर्रर कर सकती है और वहाँ पर लोग मुंतखब हों और वह आ जाएँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में किसी भी हैसियत में मुंतखब हों और किसी भी पार्टी के प्लेटफार्म से आए। PTI अपना टिकट दे दे, पीपल्स पार्टी अपना टिकट दे दे। UK के लिए पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, PTI का उम्मीदवार, नून लीग का उम्मीदवार, काफ लीग का उम्मीदवार फलां होगा और अपने अपने उम्मीदवारों का नाम वहाँ इलेक्शन लड़ें और हमारे जो ऑफिशियल ऑफिसेज हैं, हाई कमीशन है, डिप्टी हाई कमीशन है, जहाँ हमारे ऑफिस हैं वहाँ फैसिलिटी दी है, आएँ और वोट डालें और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें। अगर आप यहाँ करते हैं कि जी जनाब डेरा गाजी खान के लिए फ़लाँ शख्स इलेक्शन लड़ रहा है और फ़लाँ 2 अफराद के दरमियान मुकाबला है, आप भी वोट दीजिए और आप चूँकि मिडल ईस्ट में आपका वोट है, आप मिडल ईस्ट से यहाँ ना आए वोट डालने के लिए, वहीं पर वोट दें, तो वो वोट उसके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा या उसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वहाँ आप किसी आदमी को मुंतखब करेंगे तो उसका कोई रोल बनेगा, वो आपको वो जवाब देगा। यहाँ वाला वो कभी भी जवाब नहीं है। सिस्टम भी हमारा ऐसा है कि इसके अंदर कोई जवाब नहीं देता है। अच्छा, एक तो सूरत हाल ऐसी हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि आप उसी तरीके से जैसे हुकूमत चाह रही है कि वैसे हो, तो इससे कितना आप वोट पर फ़र्क डाल सकेंगे और इस तरह क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर वोट डाल रहा है वो तो आपको नहीं मान रहा है,
आपको 10,000 वोटों की इमदाद मिल गई है बाहर से, तो आप इस वजह से जो है उनका इंतखाब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नाकाबिल फ़हम हैं। ये ज़्यादा बेहतर है जो आपने आखिर में बात की है कि अगर इंडिया, आप इस वक्त वाइट हाउस को देखें तो वाइट हाउस में कम से कम 70 to 80% वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडियन हैं, और जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं तो इंडियंस का रेशो बढ़ जाता है। पाकिस्तानी वहाँ की सियासत में जितनी दिलचस्पी लेते हैं उतने कुछ आपके नुमाइंदे भी आ जाते हैं, कांग्रेस में भी आ जाते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आप जाते हैं। इसी तरह से यूके में आपके दारुल अवाम और दारुल उमरा में भी आपके आदमी होते हैं और वो मुंतखब होकर आ जाते हैं, और वहाँ के लिए जो होते हैं ज़ाहिर है वहाँ की पार्लियामेंट में किरदार अदा करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी लॉबिंग कर रहे होते हैं। और इंडिया को बेनिफिट्स हमेशा जब मिलते हैं तो ऐसी सूरत हाल में मिलते हैं कि इंडिया की नुमाइंदगी दुनिया की मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में होती है, और इंडिया के लोग होते हैं जो अपना, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया USA की, वो एक इंडियन माँ की बेटी हैं, उसको कहीं ना कहीं से तो ये ख्याल होगा ना कि मेरी माँ का वतन है और मैं उसके बारे में कोई अच्छी चीज़ सोचूं। राइटली सेड, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अमीर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? और ये मामला हम देखते हैं खिंचता चला आ रहा है, इस पर बजाय इसके कि डिबेट हो, बैठकर डिस्कशन हो, एतमाद में लिया जाए, सब मुत्तफिक हों, ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही है, बल्कि सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और उनके लोगों का मानना है कि ऐसा इलेक्शन कराएंगे जो सबको काबिल कबूल होगा, और वो जो जमात जीतती है आज तक पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन, उसी को काबिल कबूल हुआ है, बाकी कभी किसी को नहीं काबिल कबूल रहा। देखिए अरसलान, इस बात को अगर हम एक तरफ भी रखते हैं कि वो 80-90 लाख पाकिस्तानी यहाँ बाहर रहते हैं, और वो ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जो ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी पाकिस्तानी शरीयत को तर्क करके और वो एक और दुनिया में आबाद हो, वो पाकिस्तानी है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल, जिनके मुतवातिर पाकिस्तान में विजिट्स हैं, जिनके बिजनेसेस पाकिस्तान में हैं, जो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करते हैं, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में, जिनकी शादियां पाकिस्तान में होती हैं, जिनकी तकरीबात पाकिस्तान में होती हैं, तो वो पाकिस्तान से जुड़े हुए पाकिस्तान। इस बात को भी छोड़ दें कि उनमें कितने काबिल हो गए, जो हमारे माशाल्लाह यहाँ की पॉलिटिकल लॉट है उससे ज्यादा वहां पे काबिल लोग हो सकते हैं। आप इस बात को भी छोड़ दें कि यहाँ के सियासतदानों से वो कितने ज्यादा वफादार हो सकते हैं। आप एक नुक्ता देखें कि इमरान खान साहब पिछले 24-25 साल से उनके मंशूर का हिस्सा है ये, और जमहूरियत का तकाजा है। एक पार्टी जब आवाम के सामने आती है मंशूर पेश करती है, लोग जब उसको वोट देते हैं तो फिर वो पार्टी उस मंशूर पर अमल करने के लिए हक बचाने पे, आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते। लोगों ने उसको वोट दिया, उसके मंशूर को वोट दिया है। ये इमरान खान का एक पुराना स्टांस है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वोट का हक भी मिलना चाहिए, उनको इलेक्शन का हक मिलना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो अगर आप इसके हक में और कोई दलील भी ना दे सके तो ये एक दलील भी काफी है जब आप जमहूरियत की बात करते हैं कि वो वोट लेकर आया इमरान खान, उसका मंशूर का हिस्सा था, अब उसको हक हासिल है वो अपने मंशूर पर अमल करे। हाँ, बाद में आने वाले उसको बदल दें। नून लीग कहते हैं अपने कि मेरे 2023 के इलेक्शन में नून लीग क्या है कि मेरे मंशूर में शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या है कि जब हम आएंगे तो हम इसको अंडू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, हमें वो भी हमारी सर आंखों पर होगा, जमहूरियत है, उनका राइट है, लेकिन आप इमरान खान का रास्ता किसी बदमाशी से रोक नहीं सकते। नहीं, लेकिन अमीर अब्बास साहब, इस पे तो पूरा इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नताइज नहीं तस्लीम करती सारी जमातें, और ये इनकी फेवर में आते हैं, उन जमातों का तो रास्ता रुकता है। वो फिर इक़्तिदार में कैसे आएंगे, कैसे तब्दील करेंगे? क्यों ना इस पे हुकूमत का क्या ये काम नहीं है कि एतमाद में लेकर सब बैठकर कन्विंस करे, समझाए कि किस तरह से चीजें होंगी? एतमाद वाली बात पे मैं आता हूं। रास्ता रुकता है तो रुकता रहे। जमहूरियत देखिए ना, अगर सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को मुंतखब करते हैं तो क्या हम कहें कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना सिंध में 2023 में, जो वहां तो पीपल्स पार्टी जीतती है? या खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी दफा इमरान खान को वोट मिले तो हम कहें कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना कि वहां के लोग इमरान खान को मुंतखब करते? अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद करते हैं तो करते हैं, या किसी को क्यों तकलीफ हो भाई? हर जगह पे लोगों का अपना, अब अगर मौलाना फजलुर रहमान का बलूचिस्तान में कुछ खास जगहों पे वोट बैंक है या डेरा इस्माइल खान में है तो है, किसी को क्यों तकलीफ है भाई? एक बात अब आ जाए एतमाद में लेने की, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत का दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए, हुकूमत को बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, हुकूमत को बिठाना चाहिए। लेकिन अब ये हमारी बदजानती होगी अगर हम ये कहें कि हुकूमत बार बार इनको दस्तक नहीं दे रही।
हुकूमत हाँ उसको और करना चाहिए, उसको और इनको प्यार मोहब्बत से घेर के लाना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने बार बार कही है ये बात। ये कहते हैं कि जाओ भाड़ में जाओ, हुकूमत कहती है हम मशीन लेकर आ रहे, कहते हैं भाड़ में जाओ तुम्हारी मशीन, हम नहीं मांगते। भाई ये फिर अमीर साहब ये डिबेटेबल एक चीज़ है। मैं ज़रा ज़ैगम खान साहब की भी राय इस पर ले लूँ। ज़ैगम खान साहब, आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया कन्विंस करने का, एतमाद में लेने का, सबको ऑन बोर्ड करने का, या नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया। देखिए, कोई टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के क्रिकेट के रूल्स नहीं बदल सकती कि आइंदा उसके बाद कोई दूसरा जीत ना सके। पीटीआई 32% वोट लेकर आई है, 32% पाकिस्तान के लोगों ने या वोटर्स ने उसको हुकूमत में भेजा है। 78% ने वोट नहीं दिया। बहुत कुछ वो कर सकती है, लेकिन जहाँ तक रूल्स ऑफ द गेम्स की बात है कि पाकिस्तान में सियासत किन असूलों पर खेली जाएगी, वो ऐसा फैसला है जिसमें सबका मुत्तफिक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से पूरा सिस्टम रिग हो सकता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये बहुत कंटेंशियस चीज़ है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो टर्म ही देखिए ना, हम उस टर्म को ही नहीं खोल रहे। क्या मुराद है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ से? ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वो भी मुराद हैं जिनके पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है, वो दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो वापस आएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में वो भी लोग हैं जिनका बाप या दादा माइग्रेट करके यूरोप में, अमेरिका में चले गए थे और पाकिस्तान ने उनको ड्यूअल सिटीजनशिप का हक दिया। पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, आप अमेरिकी शहरी बन गए, लेकिन हम आपको अपनी शहरियत भी रहने देते हैं ताकि आप जब चाहें पाकिस्तान में आएँ, जब चाहें आप जाएँ। ज़हन में रखिए कि भारत का जिक्र हुआ, भारत ने अपने शहरियों को जो अपने मुल्क के लिए पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खिदमत दे रहे हैं, पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है नॉन रेजिडेंट इंडियन से। वो जो कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया के लिए कर रहे हैं हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं, क्योंकि वो आला तालीम याफ्ता हैं, आला तरीन ओहदों पर बैठे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे भेजे, हमने तो बेचारे गरीब मजदूर भेजे हैं। तो उन्होंने, भारत ने हक नहीं दिया, तो उनके पास भारत की शहरियत ही नहीं है, तो वो वोट भी नहीं डाल सकते। अब सवाल ये है कि ठीक है, एक सऊदी अरब में मजदूर काम कर रहा है, 2 साल पहले गया था, क्या हम उसको वोट का हक दें? ये एक बात है। ये एक दूसरी बात है कि लंदन में एक आदमी गया था, उसका पोता जो लंदन में रहता है शायद जिंदगी में एक दफा भी नहीं आया होगा, क्या उसको भी वोट का हक दिया जाए कि वो पाकिस्तान के किसी हलके में आके खिड़वाल करे और वहां से मैनचेस्टर के हलके से 10,000 वोट जो है वो आके अटक में पड़े और अटक का फैसला बदल जाए और उन 10,000 में से 8,000 ने सिर्फ इमरान खान की तकरीरें सुनी है, हलका तो क्या पाकिस्तान की शक्ल भी नहीं देखी। ऐसे लोग हैं यूरोप में और बरतानिया में, आपको बेशुमार मिलेंगे। क्या आप अपने सिस्टम से, और पाकिस्तान का सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पे बेशुमार कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी एज पर होती है, 1000-1000 2,000 से यहां पर पूरी सियासत का नक्शा बदल सकता है एक एक हलके में चंद हजार वोट से। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, ज़ैगम खान साहब आपका पॉइंट आ गया। मीर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मैं उनकी बात सुन लूं, फिर मैंने वो कराची भी के हवाले से बात करी है। जी मीर अब्बास साहब, सर क्विकली। देखिए अरसलान, आपको एक फार्मूला बनाना है ना कि अगर एक पाकिस्तानी है वो जिस भी मुल्क में रहता है और वो ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको वोट का राइट मिलेगा। ये नहीं हो सकता क्राइटेरिया कि फुला पाकिस्तानी इतनी दफा पाकिस्तान आया तो उसको वोट का राइट मिलेगा, या वो 3 पुश्ते पहले चला गया था तो उसको वोट का राइट मिलेगा। दुरुस्त कह रहे हैं मीर अब्बास साहब, यही तो असल सारी बात है ना कि ये तमाम तर पॉइंट्स जो मेरा पॉइंट था टू रेज दिस पॉइंट कि ये एट लेंथ डिस्कस होने चाहिए और फिर सबको एग्री करना चाहिए और फिर कोई चीज़ तब्दील होनी चाहिए, ताकि किसी का एतराज़ कल को ना उठे और सब नताइज तस्लीम करें, चाहे वो EVM है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हक है। यही सर पॉइंट था, आपका पॉइंट आ गया। मैं ज़रा अब थोड़ा एक कमेंट लेना चाहूँगा, लगारी साहब से शुरू करता हूँ। लगारी साहब, PDM आपके शहर, आपके सूबे में आ रही है, अभी कह लें कि फ़ेज़ 2 कह लें इसको, या ताज़ा दम हो के कह लें, या जो भी आप नाम दे दें, क्या समझते हैं, कुछ अब दमखम बाकी है? चश्मे माँ रोशन दिले मशाद, हम जलसे की कवरेज करेंगे और हम जलसे वालों को सलाम करेंगे। बहुत बदली हुई सूरत हाल में आ रहे हैं और मेरे ख्याल में जो इनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 2 बड़ी पार्टियां निकल चुकी हैं इनमें से, और जिनके असरात हैं, बड़े असरात हैं इस शहर में भी। ANP का भी एक वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का भी है, और पीपल्स पार्टी ने कुछ गेन भी किया है शहर में। उसके बाद ये आ रहे हैं और अपनी तरफ से उनके पास एक बड़ा
कार्ड था मोहतरमा मरियम नवाज़, वो भी नहीं आ रही हैं। तो अब जो बाकी मौलाना और शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो अब जो जलसा हो रहा है वो बहुत गैर मामूली नहीं होगा। बहरहाल एक जलसा होगा और उसे होना चाहिए, और एक अच्छा जलसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक जिस तरह के दूसरे जलसे होते रहे, इसी तरह का एक आम सा जलसा होगा। बिल्कुल सही। अमीर अब्बास साहब, आपकी क्या राय होगी, क्या देख रहे हैं आप? और फिर ये तब्दीली है, मरियम साहिबा नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं। जी अरसलान, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम जो है वो, जिस वक्त इमरान खान बुरी तरह से कमजोर थे, पीडीएम इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी उस वक्त, जब ये नहीं बिगाड़ा जा सकता था। जब इमरान खान का पॉपुलरिटी ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था, पीडीएम कुछ नहीं कर सकी। जब पीपल्स पार्टी साथ थी पीडीएम के, पीडीएम कुछ नहीं कर सकी। जब ये एक मुंह जोर घोड़े की तरह निकले थे सियासत में और सब कुछ तहस नहस कर सकते थे, ये कुछ नहीं कर सके। तो अब ये तो 2 साल आखिरी है, ना इसमें कुछ कर सकते हैं, ना करना चाहिए। हाँ, प्रेशर बिल्कुल रखें, ऑपोजिशन है, उसका काम है प्रेशर रखना, उसका काम है हुकूमत की नालायकियों को, बैड गवर्नेंस को, हुकूमत के निकम्मेपन को कौम के सामने रखना। ऑपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत की गर्दन पर नाखून रखे, ताकि हुकूमत जो है वो बिल्कुल सीधी तार के ऊपर, तनी हुई तार पर चले। लेकिन अगर ये हुकूमत गिराना, ये काम अगर खेल शुरू करेंगे, एक तो अव्वल हो नहीं सकता, दूसरा ये होना नहीं चाहिए। अब 2 साल बाकी रह गए हैं। आप अगर आज इमरान खान को गिरा देंगे तो 2023 के में या जब भी इलेक्शन, अगर अर्ली इलेक्शन होता है, तो इमरान खान के पास ये जवाब होगा कि भाई मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, मैंने तो पाकिस्तान को बरतानिया बना दिया, पेरिस बना दिया, अमेरिका बना दिया, मुझे तो फजल रहमान ने नहीं बनाने दिया, मुझे तो मरियम नवाज ने नहीं बनाने दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। इमरान खान को भी अपना घोड़ा दौड़ाने दें, आप अपना पैरेलल प्लान कौम के सामने रखें, और 5 साल के बाद इमरान खान को, हम चाहते हैं कि कोई जवाब ना मिले, हम चाहते हैं कि खान के पास बिल्कुल सही। अमीर भाई पॉइंट आ गया। मैं जरा जैगम खान साहब की राय ले लूं। जैगम खान साहब, ये जो तब्दील करना है, मरियम साहिबा को पवेलियन भेज दिया और अब मैदान में शहबाज शरीफ साहब उतर रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक कॉन्टीन्यूटी अगर हम देखें तो आप समझते हैं कि जो एग्रेसिव पॉलिसी थी नून लीग की, वो अब अमली तौर पर तब्दील हो चुकी है और वो अब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना चाह रहे? देखिए, ये जो पीडीएम है, आप इसको एक मुख्तलिफ इत्तेहाद का नाम ले लें, पीडीएम 2 कह लें, ये तहरीक नहीं है। पीडीएम 1 एक तहरीक थी, उसके मकासद मुख्तलिफ थे। अब पाकिस्तान एक लिहाज से इलेक्शन के फेज़ में जा चुका है। आप इसको मोर और लेस इलेक्टरल अलायंस कह सकते हैं कि जो पार्टियां मिलकर अगले इलेक्शन पर नज़र रखे हुए हैं। तो ज़ाहिर इसके मकासद भी मुख्तलिफ हैं, और इसमें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का इकट्ठे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनके वोट्स आपस में मिक्स ही नहीं होते। अब रहा सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो लगता है कि उनके जो अभी तक अंदर कन्फ्यूजन है, वो उसको ठीक तरीके से दूर नहीं कर सके, और अभी तक तय नहीं कर सके कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को आगे लेकर चलना है। और अब जो फ़ज़ा हमवार हो रही है अगले इलेक्शन के लिए, उसके लिए से किस तरीके से अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ करना है, ये काफ़ी चैलेंज है। और ये अहम बात है, उन्हें मरियम नवाज़ साहिबा का बड़ा कन्फ्रंटेशनल स्टाइल है, लेकिन मजबूरी ये है कि अवाम उनके साथ हैं। अवाम से मेरी मुराद है मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जो बेस है वो मरियम नवाज़ साहिबा ही उसको मुतहरिक कर सकती है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा का जो स्टाइल है, अगर वो रहा तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो समझते हैं फिर उनके लिए रास्ते मसदूद हो जाएंगे, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का, नज़ीर लगारी साहब, अमीर अब्बास साहब, जैगम खान साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।